आपके महाराष्ट्र के एक बुजुर्ग जो मुझसे कहीं टकरा गए बेचारे, और मुझे ये बड़ा अच्छा एजेंडा लगा, तो वो बेचारे कहां ढूंढ रहे थे, उन्होंने कहा आप कहेंगे तो ये हो जाएगा, उनको ये ऐसा था। मैंने कहा मुझे मालूम मेरे कहने से नहीं कुछ होगा, हाँ चिल्लाऊंगा जरूर मैं। आप सोचो कि इतना चिल्लाने के बाद ये हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हमने वो सारे कागजात दिए कि संसद का डिसीजन है, ये किसी सरकार का नहीं है, और आरबीआई को हमने वो पूरे डॉक्यूमेंट दे दिए। आरबीआई में आर्गुमेंट हुआ तो आप जानिए कि आरबीआई ने एक नोटिस निकाला देश के सारे शेड्यूल्ड बैंक को और कहा कि अब से जितने भी बैंक हैं उसमें सका संवत की डेट पड़ी होगी तो हर बैंक को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो एक बाहर की कंपनी है वोडाफोन, वोडाफोन ने कहा हम नहीं करेंगे, तो वोडाफोन को लोकल कोर्ट में हराया, 10,000 का जुर्माना लगाया। फिर वो ऊपर गई, हाई कोर्ट में हराया, 1 लाख का जुर्माना लगाया, और वोडाफोन ने लिख के दिया कि सका संवत की डेट का चेक हम एक्सेप्ट करेंगे। अब मेरा सवाल यह है, आप डेट सका संवत की डालेंगे नहीं तो इस लड़ाई का फायदा क्या है? ये इसलिए नहीं हो रहा कि उससे कुछ, आप जब इन चीजों से जुड़ेंगे तो अपने रूट पे जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि हवाई जहाज अंग्रेजों ने नहीं, हमारे पूर्वजों ने बनाया था। उससे जोड़ने के लिए काम हम कर रहे हैं। इससे कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा नहीं होगा, लेकिन जो काम हो चुका, जो संसद में हो चुका, वो तक इस देश में लागू नहीं हो रहा। इसलिए मैं मानता हूं कि आप सच बोले, जोर से बोले। कल भी मैंने वहां की सभा में बी.आर. अंबेडकर को लेकर बहुत सारी बातें कही थी कि अंबेडकर साहब ने ये किया, वो किया। अंबेडकर साहब ने बहुत कुछ ऐसा किया जो हमारे मतलब का था, लेकिन हमने बी.आर. अंबेडकर को 1992 में जाके भारत रत्न दिया। और ऐसे भी लोग हैं कि 1954 के अंदर पद्म पुरस्कारों की पहली कमेटी बनी कि भाई पद्म पुरस्कार भारत में अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को दिए जाना चाहिए। यह 1954 में तय हुआ, और यह भी तय हुआ कि इस कमेटी का चेयरमैन प्रधानमंत्री होगा। लेकिन कमेटी बनाने वालों को नहीं पता था कि 1955 में कमेटी का चेयरमैन, देश का प्रधानमंत्री, हमारे चचा जान, उन्होंने अपने आप को ही भारत रत्न दे लिया। ये सब तथ्य हैं, ये किसी के खिलाफ नहीं है। और क्योंकि पिता ने ऐसा किया था तो बेटी कैसे पीछे रह जाती? उसने 71 में खुद अपने आप को ले लिया। फिर वो एक थे जो हवाई जहाज चला रहे थे, हवाई जहाज चलाते चलाते देश चलाया उन्होंने। एक दिन 1991 में उनको भी मिल गया। इस परिवार में सारे ही भारत रत्न पैदा होते हैं। जो आखिरी है वो कपड़े फाड़ रहा है, उसके गुस्से को समझे, उसकी मजबूरी को समझे। उसके घर में सारे भारत रत्न हैं, वो कैसे लहे तो नए नए फॉर्मूले लाता है कि मैं आलू से सोना बना के दिखाऊंगा। अब उसको आपने ऐसा पागल कर दिया है, कभी वो बेचारा कोट के ऊपर जनेऊ पहन रहा है, कभी क्या उसकी स्थिति आपने कर दी है। उसकी समझ नहीं, दाढ़ी बढ़ाता है, दाढ़ी घटाता है। मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, अभी मोहब्बत की दुकान कहां है? खोली होती तो 2 होते, अब तक अकेले घूम रहे हो। हाँ, कहां खोली दुकान पता ही नहीं चल रहा है उसका। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि उनको डर लगने लगा है। इसलिए कोई एक पागल सा आदमी जिसका अता न पता, चवन्नी छाप किसी ने कह दिया तमिलनाडु में, सनातन को समाप्त कर दूंगा, सनातन डेंगू है। किससे पागल से मुंह लगा रहे हैं? हजारों नस्लें ऐसे पागलों की पैदा हो जाएंगी, सनातन को कोई छू भी नहीं सकता। सनातन है क्या, यही किसी को पता नहीं। इसलिए बेकार के लोगों को जवाब देकर के उनकी इंपॉर्टेंस मत बढ़ाइए। अपने उस कार्य को कीजिए, तय करिए कि मैं कोई एक काम चुनूंगा। अशोक भाई ने काम चुन लिया है, सुरेश भाई ने काम चुन लिया है, डॉक्टर मोहन गुप्ता जी जो हैं, उन्होंने एक काम चुन लिया है कि भाई जहां जहां पुष्पेन नहीं जा सकता, मैं इसे वहां तक पहुंचा दूंगा। ये यही काम करते हैं। इतने सज्जन पुरुष हैं, इनकी सज्जनता से वो गोल टोपी वाला बहुत डरता है।
इसलिए हमारे अपने लोग बहुत बड़ा नाम है, बड़े रसूखदार हैं, और इनको मैंने सच में पिछले 10 साल में डॉक्टरी करते नहीं देखा। या तो ये फंक्शन कराते हैं, या बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, ये उनसे लेक्चर कराते हैं, और किसी से ये नहीं कहते कि ये देना है वो देना है। ये 2-4 लोग हैं वहां, एक अनिल वाजपेयी साहब हैं, एक हमारे दोस्त हैं आनंद शर्मा, ये सब मिलके यही काम करते हैं। और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन डॉक्टर मोहन गुप्ता का ऐसे कामों में है, क्योंकि इन्होंने कहा भाई मैं ये काम कर सकता हूं, उन्होंने कहा आप यही काम कर दीजिए। बहुत सारे लोग हैं, हमारा एक साथी है ओम यादव, बनारस का है, LLM किया है उसने, वही मेरे साथ रहता है, उसकी पिछले 4-5 दिन से तबीयत खराब है, इसलिए नहीं आए। अब नहीं वो आए तो मेरे साथ और मेरे आने से पहले हैदराबाद से फ्लाइट नहीं चलती है, 4-4 घंटे की कार के सफर से डॉक्टर मोहन गुप्ता अपना क्लिनिक छोड़ के यहां बैठे हुए हैं। सब आदमी सब काम नहीं कर सकते। कोई मुझे खाना खिलाता है, कोई कमरे में रुकवाता है, कोई टिकट देता है, तब यह पूरी यात्रा होती है। उसमें से जो काम आपको अच्छा लगता हो वो करिएगा। इसलिए मेरी आपसे आखिरी विनती है कि मेरी माएं बहनें बैठी हुई हैं, आपसे विशेष मंदिर जाइए, पूजा करिए। जब तक जे साईं दीपक IIT खड़गपुर का टॉपर, हमारा अभिन्न साथी, दोस्त, बेहतरीन इंसान, वो सुप्रीम कोर्ट में एक लड़ाई लड़ रहा है और हम जीत के बहुत नजदीक हैं, ये ध्यान रखिएगा। और वो लड़ाई इसलिए लड़ रहा है कि औरों को फुर्सत नहीं है और काम से। और लड़ाई ये है कि सेकुलर भारत में, भारत के मंदिरों के ऊपर, जो पूरे देश में मंदिर हैं, उसका एक अप्रोक्सीमेट जो फिगर है, 2.25 लाख करोड़ रुपया जो हमारी मां बहन मंदिरों पे चढ़ा के आती हैं, सोना चढ़ा के आती हैं, मन्नतें मांगती हैं, रुपया चढ़ाती हैं, कोई सोना चढ़ाता है, कोई कड़े चढ़ाता है, कोई मुकुट चढ़ाता है, उसका टोटल अप्रोक्सीमेट बजट कोई 2.25 लाख करोड़ रुपए का है। सरकार सेकुलर भारत में मजारों पे चढ़ाने वाले पैसे को नहीं लेती, सरकार गुरुद्वारों पे मिलने वाले पैसे को नहीं लेती, सरकार चर्चों पे चढ़ने वाले पैसे को नहीं लेती, लेकिन 2.25 लाख करोड़ रुपया जो मेरी आस्था का मेरी मां बहन भाई बेटे चढ़ाते हैं, उसको सरकार ले जाती है और उससे अनेक योजनाएं चलाती है। सनातन की कोई योजना नहीं चलाती है। देश के सारे मंदिरों का एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के पास है। सेकुलर भारत में क्यों ऐसा होता है कि हम ही हर बार सेकुलरिज्म के विक्टिम बने? जे साईं दीपक सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। यह लड़ाई एक कानूनी लड़ाई है। हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, हर उससे विनती कर रहा हूं, लड़ाई के लड़ने के 2 तरीके हैं, एक कानून पे लड़ी जाती है, एक सड़क पे लड़ी जाती है। मैंने दूसरा रास्ता चुना है। जब लड़ाई होगी, उस पर निर्णय होगा, तब आएगा, तब होगा। उस निर्णय मेरे हाथ में नहीं है। वो लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन जब तक वो लड़ाई चल रही है, कम से कम तब तक आप एक काम कर सकते हैं। मंदिरों में जाइए, पूजा करिए, आस्था के ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और पंडित जी से कहिए कि पंडित जी, अगर सामूहिक तौर पे जाते हैं तो वो जो ब्राह्मण पंडित वहां पूजा करा रहा है, उसके घर का पता पूछ लीजिएगा, उसके पूछिएगा उसकी कितनी बेटी है, कितने बेटे हैं, घर का क्या खर्चा है। मिल करके 50 लोग, उसको हर महीने का 20 से 25 हजार रुपए खर्चा है, तो पंडित जी के घर दे के आइएगा। और तब तक मंदिर में 1 पैसा और 1 तोला सोना मत चढ़ाइएगा। पंडित जी से कहिएगा कि अब जो यहां लोग आते हैं, 2 बूंदी के लड्डू चढ़ा दीजिएगा। उनसे कहिए जब सरकार आए तो सब पंडित जी से कहिए लड्डू दे दे कि यही चढ़ाया, यही ले जाओ। ये लड़ाई इसलिए कह रहा हूं कि आपका करोड़ों करोड़ों रुपया आपके सर तन से जुदा करने वाले जो पागल नुपुर शर्मा का तन धर से जुदा कर रहे हैं, उनको मजबूत बनाने में यह पैसा जा रहा है। आप सरकार कब रोकेगी, कैसे रोकेगी, अलग विषय है। आपके हाथ में टैप बंद है। मैं तो दूसरा सजेशन ये देता हूं कि अगर वो 2.25 लाख करोड़ में से कोई ईमानदार बड़ा कोई बुजुर्ग लोगों का
अच्छे लोगों का कोई ट्रस्ट अगर आपने बना लिया होता तो इस देश में एक भी ब्राह्मण का, दलित का, ठाकुर का बेटा बेटी बिना स्कॉलरशिप के नहीं रह सकता था। इतना पैसा आपके पास सिर्फ मंदिरों से है, लेकिन वो भी लड़ाई लीगल भी लड़ेंगे, हम फिर भी चढ़ाएंगे। आप जाइए भाई, खूब पूजा करिए, लेकिन तब तक मंदिरों पे पैसा और मुकुट चढ़ाना बंद कर दीजिए। आप सबने मुझे सुना, मुझे बुला करके बोलने का मौका दिया, ये आपने इस बात का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। लेकिन अपने अंदर एक ही बात रखिएगा कि जब तक सनातनी हिंदू अपनी सामूहिक शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा, सत्ताएं आपकी चौखट पे नाक रगड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।